ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, आकाश बनर्जी, इन सब के लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इन्हें भी कंट्रोल एक आदमी कर रहा है। इसीलिए जो अखबार पहले छप के बिकते थे वो आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। दिलचस्प सवाल इंडियन पॉलिटिक्स का। नमस्कार दोस्तों। कहने को तो 195 कंट्रीज है दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया को कुछ लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, बादशाह को गुलाम और गुलाम को बादशाह बना सकता है। सच में ये काम मीडिया कर सकता है, लेकिन मीडिया को गुलाम कुछ लोग बना सकते हैं, या शायद बना चुके हैं। ये कहानी है आज के जर्नलिज्म की और सोशल मीडिया की। आज की डेट में मीडिया वालों की कोई इज्जत नहीं। आज जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट कम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा समझा जाता है। देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस है। गवर्नमेंट, सोशल मीडिया और अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट, ये वो 3 रीजंस है जिसकी वजह से मीडिया की हालत कुछ ऐसी हो गई है। माफ कर दो बाबू। द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मैं करूंगी वो क्या करोगी हाँ? एक्टिंग है। जो 3 रीजंस मैंने बोले, इन्हें हम एक एक करके समझेंगे और सहाफत का असली मतलब क्या है वो भी बोलूंगा। इंडिया में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इन सब की एक ही ख्वाहिश है, मीडिया पे अपना कंट्रोल जमाना। क्योंकि वो कहते हैं ना, बादशाह को गुलाम और गुलाम को बादशाह बना सकता है। सच में ये काम मीडिया कर सकता है, क्योंकि मीडिया अपना एक ओपिनियन क्रिएट करता है। और अगर किसी को मुल्क के ओपिनियन पे कंट्रोल करना है तो न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स तीनों पे कंट्रोल करना होगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कुछ होता है तो वो एक जर्नलिस्ट ही है जो उस खबर को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। डिपेंड करता है वो जर्नलिस्ट उस खबर को किस वे में आगे पहुंचाएगा, और इसका इम्पैक्ट ये है, लोग इसे आंखें बंद करके मान लेते हैं। किसी भी कंट्री के लिए मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। मिसाल के तौर पे, जब एक कंट्री वॉर पे जाती है, सोल्जर्स से पहले मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है कि वो लोगों को समझाए ये वॉर हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसीलिए मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मौलाना जफर अली खान, जिन्हें पाकिस्तान में फाउंडर ऑफ जर्नलिज्म भी कहा जाता है, 1903 में ये एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं जमींदार नाम से, जो एक माउथ पीस था पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। वैसे ही हमारे गांधी जी ने 1933 में हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, जिसमें ये लोगों को समझाते थे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन गलत है। अब आप सोचिए, एक बिका हुआ जर्नलिस्ट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी गलत करती है, ये जर्नलिस्ट या तो उस खबर को पब्लिश ही नहीं करेगा, या तो उस खबर पे पॉलिश लगाने की कोशिश करेगा। आप जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, इस बात पे देते हो कि आपको उस पार्टी की हकीकत पता है, लेकिन जब असल हकीकत ही छुपाई गई तो आप अपनी मर्जी से नहीं, आपको वोट डलवाया जा रहा है। अब आप सोचिए कितनी पावर है मीडिया के पास, इवन आज भी। तो क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज चाहेंगी मीडिया हमारे कंट्रोल में रही। लेकिन सवाल है, मीडिया जो किसी को बादशाह बनाने की ताकत रखता है, वो गवर्नमेंट के सामने बिकता क्यों है? पहले न्यूज़पेपर की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में 48 पेजेस होते हैं। एक न्यूज़पेपर 5 रुपए में बिकता है। इस 5 रुपए में 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चले जाते हैं। न्यूज़पेपर बॉय वगैरह जो होते हैं, एक पेज को छापने में 25 पैसे लगते हैं, तो 48 पेजेस के हिसाब से 12 रुपए तो प्रिंटिंग चार्जेस में ही लग जाते हैं। न्यूज एजेंसी से न्यूज लेते हैं, उनकी कॉस्ट और स्टॉक की कॉस्ट जो होती है वो करीब 3 रुपए होती है। तो जो 5 रुपए में टाइम्स ऑफ इंडिया आप सुबह खरीदते हो, वो खुद न्यूज़पेपर कंपनी को 17 रुपए का पड़ता है। फिर क्या एक्स्ट्रा 12 रुपए ये अपनी जेब से देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको मिसाल के तौर पे नहीं समझा रहा था, बल्कि सच में 2020 में द प्रिंट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की लगभग पूरी डिटेल्स दी गई है। तो सवाल है, क्या ये 12 रुपए न्यूज़पेपर अपनी जेब से देता है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये न्यूज़पेपर को ये सारा पैसा एड्स से जनरेट करना होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का टर्नओवर सिर्फ 10,000 करोड़ है, जिसमें 2018 में इनका प्रॉफिट 681 करोड़ था। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसी कंपनी जिसके न्यूज़पेपर्स पूरी दुनिया में बिकते हो, उसके लिए ये प्रॉफिट बहुत कम है। एक इलेक्ट्रिक सामान भेजने वाली कंपनी हैवेल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट है, हैवेल्स का प्रॉफिट टाइम्स ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि हमने अभी तक देखा किस तरह न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के एक बड़े तबके का ओपिनियन सेट करती है, लेकिन खुद के लिए ही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करना बहुत ईजी बन जाता है, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए या बिजनेस टाइकून्स के लिए। अब ये तो न्यूज़पेपर्स की बात हुई, टीवी चैनल्स का हाल तो इनसे भी बेहाल है। अगर आपके घर में डीटीएच सर्विस चल रही हो, जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, तो आप इनका कैटलॉग चेक कीजिएगा।
आधी से ज्यादा न्यूज चैनल्स जो है वो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के चल रहे हैं और जो बाकी है वो 1 से 2 रुपए ले रहे हैं मंथली। वहीं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स जो है वो 10 से 25 रुपए तक ले रहे हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को लोग ज्यादा देखते हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो भी यही ले जा रहे हैं। अब क्योंकि इनकी टीआरपी भी ज्यादा है, मतलब इन्हें देखने वाले, तो कंपेरेटिवली जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इन्हें ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ तो आपको भी समझ आ गया होगा मीडिया कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है, और ये बात गवर्नमेंट को भी पता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास कई सारे स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करवाने के लिए, और ये मैक्सिमम मीडिया के थ्रू ही प्रमोट करवाए जाते हैं ताकि वो भी बच सके। जैसे सरकारी बैंक्स की अलग अलग स्कीम्स, LIC, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड्स, रेलवेज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, माइनिंग कंपनीज। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है ये उस तक होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट किससे करवाए। जब एक न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लिखती है तो उनके एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाते हैं। जैसे 2019 में कांग्रेस के एक लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, पार्लियामेंट में इस इशू को रेज करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने द हिंदू, द टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, आनंद बाजार पत्रिका के जो एडवर्टाइजमेंट है वो बंद कर दिए क्योंकि ये इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे। इलेक्शंस के टाइम पे मीडिया की 5 उंगलियां घी में होती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग की जाती है जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने अकेले में 585 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड किए थे, जिसमें 70% मीडिया कैंपेनिंग पे ही खर्च किए थे। यहाँ कोई अब ऐसा कह सकता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पैसे के लिए बिक जाती है, कोई ऐसा कह सकता है इनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन गवर्नमेंट का चाटोकार बनने के पीछे सिर्फ पैसा नहीं, स्लैप स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यह लॉसूट लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है। जब कोई जर्नलिस्ट किसी के खिलाफ लिखता है तो उस जर्नलिस्ट के खिलाफ बैक टू बैक डिफेमेशन केसेस लगाए जाते हैं। लेकिन जो केस करता है उसका मकसद हराना या जीतना नहीं होता, परेशान करना होता है। इतना कि वो जर्नलिस्ट लिखना ही छोड़ दे। स्लैब को एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर वो भी बड़ा खतरनाक होता है। मानो दिल्ली का कोई जर्नलिस्ट है तो उसके ऊपर केस होगा चंडीगढ़ में, आसाम, बिहार, मतलब दिल्ली को छोड़ के अलग अलग स्टेट्स में, ताकि जो जर्नलिस्ट है उसे पहले तो लॉयर ढूंढने में दिक्कत आए, फिर फाइनेंशियली उसका बर्डन बढ़ जाए। जहां वो एक लॉयर करेगा वहां उसे बहुत सारे करने पड़ेंगे। एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। यह आर्टिकल अल जजीरा ने पब्लिश किया, Q&A चिलिंग जर्नलिस्ट sued by अडानी साइटेड बाय हिंडनबर्ग। ये इस आर्टिकल का टाइटल है। परंजॉय गुहा ठाकुरता नाम से एक जर्नलिस्ट है जो 2015 से अडानी ग्रुप्स के बारे में लिख रहा था। 2017 में अडानी इस पे पहला डिफेमेशन केस फाइल कर देते हैं। परंजॉय एडिटर थे और इसी साल 2017 में ये रिजाइन करते हैं। अडानी ग्रुप्स ने इन पे 6 से ज्यादा डिफेमेशन केस फाइल कर दिए, जिनमें एक मुंद्रा में चल रहा है, एक अहमदाबाद और एक राजस्थान में। इस आर्टिकल के आखिर में लिखा है जो ये स्लैप है इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट, मतलब अगर आप पावरफुल लोगों या कंपनीज के बारे में लिखोगे तो आपको ऐसे लीगल केसेस में उलझाया जाएगा, आप डर जाओगे। तो यहाँ आपको ये समझ आ गया होगा गवर्नमेंट किस तरह मीडिया पे अपना कंट्रोल जमाए रखती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। फॉलोअर्स होने चाहिए, व्यूअरशिप होनी चाहिए और आपकी आवाज दुनिया के कोने कोने में जाएगी सोशल मीडिया की वजह से। जैसे जर्नलिज्म लोगों में अपना एक ओपिनियन सेट करता है, वैसे ही अगर कोई फेमस इंसान हो सोशल मीडिया पे, वो लोगों में अपना ओपिनियन सेट कर सकता है। जैसे ध्रुव राठी है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, एक यूट्यूबर है जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, नॉलेजेबल वीडियोस बनाता है जिसमें अपना एक ओपिनियन ये लोगों के सामने रखते हैं। 2024 के इलेक्शंस में मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार। देश ने घोषणा कर दी है अब की बार। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है ध्रुव राठी ही है जिसने मोदी जी का 400 पार वाला सपना ही रहने दिया। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, आकाश बैनर्जी, इन सब के लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इन सबको कंट्रोल एक कंपनी कर रही है। मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट इंक की, जो यूट्यूब की असली ओनर है। और अल्फाबेट इंक यूट्यूब की पॉलिसीज में कोई भी चेंज ला सकता है, नई पॉलिसीज सेट कर सकता है, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें उन पॉलिसीज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर जॉर्डन पीटरसन का एक इंटरव्यू है टॉमी रॉबिन्सन के साथ, जो एक ब्रिटिश एक्टिविस्ट है, और ये इसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और अपलोड करते ही यूट्यूब इस इंटरव्यू के कुछ फीचर्स डिसेबल कर देता है, और इस वजह से
इलॉन मस्क जो है वो यूट्यूब की इस रेस्ट्रिक्शन पे सवाल खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि लोग इलॉन मस्क से कहते हैं अब आप यूट्यूब को भी खरीद लो। अब इसका जर्नलिज्म के साथ कैसा कनेक्शन? देखिए, एक वक्त ऐसा था जब जर्नलिज्म अखबारों के जरिए और न्यूज चैनल्स पे चलता था, लेकिन आज की डेट में जर्नलिज्म भी ज्यादा सोशल मीडिया पे चलता है। मतलब जर्नलिस्ट्स का हाल यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसा है। और ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। जर्नलिज्म जिसपे हर कोई कंट्रोल जमाना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और के इशारों पे चल रहा है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सभी सोशल मीडिया एप्स पे ऐसी गाइडलाइंस देखी होंगी जहां पे साफ लिखा है आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते। अब जैसे न्यूज है सैफ अली खान की, जिसपे रिसेंटली नाइफ अटैक हुआ था, तो जब पीएनएन जो एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है इस न्यूज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करती है। मैन हु स्टेबड सैफ अली खान, जो इस स्टेबड वर्ड है इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ी। ओरिजिनल लिखते फिर या तो अकाउंट शैडो बैन हो जाता, स्ट्राइक आती, या तो अकाउंट स्टेटस में इनमें से किसी एक पे रेड मार्क आ जाता। जब न्यूज़पेपर्स थे जो सही लगता था वही छापते थे, फिर टीवी न्यूज चैनल्स आई जो सही लगता था वही दिखाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म चल रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग चुकी है। और ये बात यही खत्म नहीं होती। लोगों को चाहिए चटपटा जो उन्हें हैरान कर दे। इसीलिए जर्नलिज्म की डेफिनेशन दी जाती है, अगर एक कुत्ता इंसान को काटे तो वो न्यूज नहीं, अगर एक इंसान कुत्ते को काटे वो न्यूज है। इसीलिए सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे इंसान भी है जो फेक न्यूज फैलाते हैं वायरल होने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए, लाइक्स के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब बांग्लादेश में सरकार गिरी तो कई सारे लोगों ने ट्विटर पे न्यूज चढ़ा दी, वहां लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और साथ में ये फोटोज जो आप देख रहे हो ये अटैच कर दी। लेकिन हकीकत में ये अंडरगारमेंट शेख हसीना के हैं जब उसकी रेजिडेंस को लूटा गया। और ऐसी जो आलतू फालतू खबरें होती है ये बड़ी तेजी से फैलती है। USPIGR का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है फेक न्यूज 10 टाइम्स फास्टर स्प्रेड होती है ट्रू रिपोर्टिंग से। और इस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस वायरलिटी के कंपटीशन में टिकने के लिए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को भी सेंसेशनल कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। और इसी वजह से जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट्स की। जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिज्म के लिए ट्रेन नहीं होते। मीडिया के जो बेसिक इथिक्स है वो उन्हें पता नहीं होती। लेकिन ये अनएजुकेटेड या अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट मीडिया में कैसे आए? देखिए, इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला तो सोशल मीडिया और दूसरा खुद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खुद इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। कॉस्ट कटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा। ये एक प्रोसीजर है जिसमें प्राइवेट कंपनीज अपने एक्सपेंसेस बचाने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं, जैसे उन वर्कर्स को हायर करते हैं जो कम सैलरी लेते हैं काम करने के लिए। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है 10 में से 7 इंडियन कंपनीज है जो कॉस्ट कटिंग प्लान्स बनाते हैं। अब क्योंकि मीडिया भी प्राइवेट सेक्टर में आता है तो अपने एक्सपेंसेस बचाने के लिए या ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कम सैलरी पे रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं ढूंढी जाती, बस थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज पे होल्ड होना चाहिए। इसी वजह से आज जो जर्नलिस्ट्स को आप देख रहे हो वो जर्नलिस्ट्स कम और फिजिशियंस, फार्मासिस्ट्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस भी होते हैं। अब आप मानो आपने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की, डिग्री पे पैसे भी खर्च किए, अब आपको इसके इथिक्स भी पता है, पूरी तरह से ट्रेन हुआ। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो तो आपकी रेस में वो लोग भी होते हैं जिन्हें हम अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट्स कहते हैं। सोशल मीडिया और सेंसेशनल कंटेंट की वजह से वो लोग आपसे ज्यादा फेमस और पैसा कमाते हैं। इसीलिए आज के पढ़े लिखे जर्नलिस्ट्स को भी कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। माफ कर दो बाप। द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। एक्टिंग है